जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर हम ये सीरीज चला रहे हैं। और इसमें यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ यद्यपि हमने इसके शीर्षक में लघु सिद्धांत कौमुदी दिया है, परंतु बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो परस्पर संबद्ध हैं, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस मेरे व्याख्यान में कुछ मैंने ऐसे भी सूत्र लिए हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अतिरिक्त सिद्धांत कौमुदी से लिए गए हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए, इसके अर्थ को जानने के लिए इसका जानना भी आवश्यक है। तो आज इसका भाग 33 और 34 मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपके सामने वृद्ध संज्ञा से संबंधित 2 सूत्र दिए थे, और व्याकरण में कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि उन संज्ञाओं को जानने के बाद ही उन संज्ञाओं से संबंधित जो कार्य बताए गए हैं सूत्रों में वो किए जा सकते हैं। इसलिए 2 सूत्र पूर्व में हम कर चुके हैं। एक वृद्धिर्यस्याचाम आदि तद वृद्धम, इसके द्वारा भी वृद्ध संज्ञा बताई गई है, अर्थात जिसके आदि अच में वृद्धि हो। वृद्धि से हम समझते हैं आ, आई, औ को वृद्धि कहते हैं। तो इसका मतलब है जिसके आदि में स्वर वृद्धि संज्ञक हो, अर्थात आ, ऐ या ओ हो, तो उसको वृद्ध कहते हैं। ये वो वृद्ध नहीं है जो आयु वृद्ध वाला जो हम सामान्य भाषा में प्रयुक्त करते हैं। ये व्याकरण का वृद्ध शब्द है। तो व्याकरण में जहाँ पर भी वृद्ध को कोई कार्य किया जाएगा ऐसा आता है, तो वो आ, ऐ, औ के स्थान पर होगा। ये हमें स्वयं ही उसमें समझ लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूत्र और भी दिया गया, त्यदादीनि च, और इसका अर्थ है कि तद और यद आदि के अंतर्गत जो शब्द पढ़े गए हैं उनकी भी वृद्धि संज्ञा होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि वृद्धि संज्ञा के लिए ये सूत्र देने की क्या आवश्यकता है। तो इसके अंतर्गत जो भी शब्द दिए गए हैं वो उनका आदि अच वृद्ध है ऐसा नहीं है, अर्थात जिनका आ, ऐ, औ भी वृद्धि संज्ञा नहीं है लेकिन फिर भी वो त्यदादि गण में पढ़े गए हैं, तो उनकी भी वृद्ध संज्ञा होगी। वृद्ध संज्ञा करने का जो प्रयोजन है वो दिया वृद्धात् छः सूत्र में, और जिसका तात्पर्य है कि जिसकी भी वृद्धि संज्ञा होती है उससे छ प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय। और हम जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है, जैसे अपत्य अर्थ में होता है, उसके बाद रक्तादि अर्थ में होता है, और चातुरार्थिक 4 अर्थों में और भी होता है, और उसके अतिरिक्त जो शेष बचे होते हैं उनमें भी होता है। तो हम जो कुछ भी आज पढ़ रहे हैं आजकल वो शैक्षिक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अर्थात शेष का अर्थ अपत्य अर्थक, और अन्य जो अर्थ बताए गए चतुरार्थिक, और साथ में रक्तादि अर्थक। इन अर्थों को छोड़कर जितने भी और तद्धित प्रत्यय से प्राप्त होने वाले अर्थ हैं, शब्दों से जो हमें प्रत्यय लगाकर अर्थ प्राप्त होते हैं, उन सभी अर्थों में जिसकी भी वृद्ध संज्ञा होगी जिस शब्द की, हम उसमें छ प्रत्यय का प्रयोग करके उस शब्द को प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण भी हमने पहले किए हैं। उसी जो संदर्भ में अगला सूत्र हमारे सामने है, जो वो है एंग प्राचाम देशे, और इस सूत्र में भी वृद्धि संज्ञा की गई है। तो वो वृद्धि संज्ञा यहाँ किसकी होती है, तो इसमें कहा एंग, एंग मीन्स ए ओ, तो एंग यस्याचाम आदि, जिसके आदि अच एंग है। अभी देखिए हमने पढ़ा था वृद्ध संज्ञा किसकी होती है, जिसके आदि में वृद्धि संज्ञक स्वर हो। तो यहाँ पे वृद्धि संज्ञक में आ, ऐ, औ हो गया। इसका मतलब है कि ए और ओ इनकी तो वृद्धि संज्ञा नहीं हो पाएगी ना, ये वृद्धि नहीं है तो इनको वृद्ध नहीं कहेंगे, परंतु प्रस्तुत सूत्र इनकी भी वृद्ध संज्ञा करता है। और उसके लिए भी वो उन्होंने मतलब क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, तो उसके लिए ये सूत्र दिया है। और इस सूत्र के अनुसार जिसका भी आदि अच एंग हो, तो एंग मीन्स ए ओ, तो वृद्धि से अतिरिक्त है, ये गुण है। ए ओ वास्तव में गुण के अंतर्गत आते हैं, परंतु यहाँ यदि गुण कहते हैं
तो यहाँ पे एंग ना कहकर गुण कहते हैं, आदि में गुण हो तो उसमें तो अ भी आता है, लेकिन इनको केवल मात्र ए और ओ के विषय में बात करनी है, इसलिए एंग का प्रयोग किया। तो इसका अर्थ है कि एंग यस्य अचाम आदि, जिसका आदि अच ए या ओ हो, उसकी वृद्ध संज्ञा होती है। प्रत्येक ऐसे शब्द में जहाँ आदि अच ए या ओ हो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए दिया देशाभिधान है, यदि वो किसी देश अर्थात किसी स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ हो। वह शब्द यदि किसी स्थान के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ हो और उसमें आदि अच यदि ए या ओ है तो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है। तो पूर्व सूत्रों से वृद्ध संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी, इस सूत्र से उनकी भी वृद्ध संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पे प्राचाम शब्द का प्रयोग ये बताता है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, तो आचार्य पाणिनि की शैली ही ये है कि जहाँ पर भी विकल्प बताते हैं वो कि इनके अनुसार होता है, तो इसका मतलब है अन्यों के अनुसार नहीं होता। तो इसलिए यहाँ प्राचाम के लिए वा शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात विकल्प से होती है। तो जैसे हमारे सामने है एणी पचनीय, ये शब्द है, एणी पचन शब्द है, गोनर्द शब्द है, भोजकट शब्द है। ये शब्द ऐसे हैं जो देशवाची हैं। देखिए हमारे इतिहास में आचार्य पाणिनि अत्यंत प्राचीन काल के जो वैयाकरण हैं, और उस समय कुछ राज्य, कुछ देश, कुछ प्रदेश ऐसे थे जो हो सकता है कि आज वो उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो नाम आचार्य पाणिनि ने दिए हैं वो रामायण महाभारत काल में उनका जो है उल्लेख मिलता है। तो यद्यपि आज उनके कईयों के नाम बदल चुके हैं, कई आज उपलब्ध हो रहे हैं, कई नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन आचार्य पाणिनि ने उनको उन प्रदेशों के नाम दिए हैं और उन्होंने बताया है कि ये जो एणी पचन, गोनर्द और भोजकट ये देशों के या स्थानों के नाम हैं और इनका आदि अच ए या ओ है, एंग है। जैसे एणी पचन, ए जो है ए से आरंभ हो रहा है तो ये एंग के अंतर्गत आता है और ये प्रदेश का वाचक है, इसलिए इसकी वृद्ध संज्ञा होगी। वृद्ध संज्ञा होने पर क्या होता है ये अभी बात करते हैं, लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वृद्ध संज्ञा कैसे हैं। इसी तरह से गोनर्द शब्द है, ये भी प्रदेश का वाचक है आचार्य पाणिनि के अनुसार, और इसके प्राचीन उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। तो गोनर्द, तो ये गो ओ, इसका आदि जो स्वर है वो ओ है, तो ओ भी एंग के अंतर्गत आता है। तो ये जो गोनर्द है इसकी भी वृद्ध संज्ञा होगी। इसी प्रकार से भोजकट शब्द है, तो भोजकट ये भी ओ से आरंभ हो रहा है, इसका पहला जो आदि स्वर है वो ओ है, तो ओ होने के कारण एंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी भी वृद्ध संज्ञा होती है। तो आचार्य पाणिनि ने जो कहा कि एंग यदि एंग हो आदि में और वो शब्द देश का वाचक हो तो उसके विकल्प से वृद्ध संज्ञा होगी। तो यहाँ इनकी विकल्प से वृद्ध संज्ञा हो रही है। अब जब वृद्ध संज्ञा नहीं होती है तो पक्षे अणे, और फिर जब वृद्ध नहीं करेंगे तो फिर सामान्य रूप से इनमें अण प्रत्यय होता है। पूर्व में भी हम इस बात पे स्पष्ट कर चुके हैं कि जहाँ किसी विशेष सूत्र से कोई और प्रत्यय नहीं कहा गया है तो सामान्य रूप से प्राग दिव्य तो अण सूत्र द्वारा अण ही होता है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि अन्य कोई यहाँ विकल्प से दिया गया वृद्ध संज्ञा, तो वृद्ध संज्ञा होने पर जो रूप होगा मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन उसके बाद पक्ष में अण प्रत्यय भी होता है, तो अण प्रत्यय होने पर भी रूप बनते हैं और उसके बाद हमारे वृद्ध संज्ञा होने पर भी रूप बनते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो सिद्धि है उस पर अभी हम विचार करेंगे, लेकिन ये जो एणी पचनीय है, गोनर्दीय है, भोजकटिया है, ये जो तीनों शब्द हैं ये हमें प्राप्त हो रहे हैं वृद्धाद छ सूत्र से छ प्रत्यय करने पर। तो वृद्धाद छ
ये सूत्र हम कर चुके हैं। जिसकी भी वृद्ध संज्ञा होगी उससे हम तद्धित अर्थ में च प्रत्यय करते हैं। और तद्धित अर्थ हमने पहले भी बताया कि शेष अर्थों में आता है। एणी पचने भवा, तत्र भवा, ये भी आ सकता है। तत्र जाता भी आ सकता है। तो एणी पचने जाता, एणी पचन नामक जगह स्थान पर जो उत्पन्न हुआ हो तो उसमें हम क्या कौन सा प्रत्यय लगाएंगे उसके लिए? जो एणी पचन स्थान में उत्पन्न हुआ हो तो हम वहाँ पे, क्योंकि इसकी वृद्ध संज्ञा है इसलिए छ प्रत्यय करेंगे। इसी तरह गोनर्द देश में जो उत्पन्न हुआ या गोनर्द से जो आया हुआ है या तत्र गता है, तत्र भवा है, इन सभी अर्थों में यहाँ पे वृद्ध संज्ञा होने के कारण वृद्धात् छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय होगा और साथ में अण भी होगा। अब पहले हम इस सूत्र में देख लेते हैं कि सूत्र में कहा एंग ही होना चाहिए। आदि अच ए या ओ अगर नहीं है तो भले ही वो देशवाचक क्यों ना हो, हम उसकी वृद्ध संज्ञा नहीं करेंगे। जैसे अहिछत्र, ये भी देश स्थान का नाम है। और कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज के विषय में तो अभी भी इसका नाम जो है बदलकर कन्नौज हो गया है। तो कन्नौज, तो कान्यकुब्ज, तो ये दोनों ही देश के वाचक हैं, परंतु इनका आरंभ किससे हो रहा है? आदि अच कौन सा है? एक का आदि अच आ है और दूसरे का भी आदि अच आ है। तो आ एंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसकी भी वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आही छद्र नहीं है, अही छत्र है। तो अही छत्र में अ है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि जिसके आदि अच में वृद्धि होती है वो वृद्ध कहलाता है। तो अही छत्र अ है आदि में, इसलिए इसको वृद्ध संज्ञा नहीं कहेंगे। और वृद्ध संज्ञा नहीं कह होने के कारण यहाँ पर जो दो रूप होते थे जो कि हमें छ भी प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। इसीलिए अहि छत्र से अण प्रत्यय ही होकर एक ही रूप दिखाया गया, आहि छत्र। दूसरा है कान्यकुब्ज। अब कान्यकुब्ज में भी अण प्रत्यय ही किया गया है। यद्यपि यहाँ पर देखिए कान्यकुब्ज जो है इसमें आ है आरंभ में, लेकिन विकल्प कहने के कारण यहाँ पर भी हमने उसकी वृद्धि संज्ञा न होकर और सामान्य रूप बनता है। अब सूत्र में कहा गया है कि देशवाची होना चाहिए। यद्यपि ए या ओ से आरंभ होने वाला हो, परंतु यदि वो देशवाचक नहीं है, स्थान का वाचक नहीं है, तो उसकी वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण हमारे सामने, गोमत्याम भवः, गोमती में उत्पन्न होने वाला। तत्र भव अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय लगना है। कौन सा प्रत्यय लगना है? तो हमारे पास गोमती शब्द है। गोमती ओ है इसमें आदि अच, और आदि और एंग के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में इस सूत्र के अनुसार तो यहाँ पर इसकी वृद्ध संज्ञा हो जानी चाहिए थी, परंतु सूत्र में कहा कि वो शब्द देशवाचक होना चाहिए। तो ये शब्द गोमती शब्द नदी का वाचक है, देश का वाचक नहीं है। इसलिए गोमती में उत्पन्न होने वाला यदि अर्थ होता है, जैसे मत्स्य मछलियाँ इत्यादि, तो वहाँ उनके लिए गौमता प्रयोग होगा। गोमत शब्द से, गोमती शब्द से अण प्रत्यय ही होगा, छ प्रत्यय नहीं होगा। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए व्याख्याकारों ने दो प्रकार से इसकी व्याख्या की है। उसमें पहली व्याख्या मैंने अभी आपके सामने रखी, जिसमें प्राचाम शब्द का विकल्प के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि लोपः शाकल्य से इस प्रकार के प्रयोग जो हैं वो आचार्य पाणिनि ने किए हैं। ऐसे ही यहाँ प्राचाम कह के पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके अनुसार जो है एंग देशवाचक होने पर शब्द उस एंग की क्या हो जाती है? वृद्ध संज्ञा होती है। लेकिन कुछ आचार्यों ने, कुछ वैयाकरणों ने इसकी एक और व्याख्या भी की है, और वो है यस्याचाम आदि ग्रहणम अनुवर्तते। एंग यस्याचाम आदि तद प्राचाम देशाभिधाने वृद्ध संज्ञम भवति। देखिए, इस सूत्र का अर्थ है कि जिसके आदि अच एंग है, जिस शब्द का आदि अच एंग है और वो देश का वाचक है, देश का अभिधान करता है,
तो प्राचाम, प्राचाम यहाँ पे प्राचाम देश के लिए आया है, अर्थात पूर्व में स्थित स्थान का यदि वो वाचक है। यहाँ प्राचाम विकल्प के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। उनका मानना है कि ये पूर्ववर्ती देश का यदि वो वाचक है और आदि में उसके एंग है तो उसकी वृद्ध संज्ञा होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर ये है कि विकल्प नहीं है। पूर्व में उसमें का जो हमने पूर्व व्याख्या की थी उसमें प्राचाम का प्रयोग विकल्प के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्राचाम का प्रयोग देश के साथ किया गया है, स्थान के साथ। वह देश जो पूर्व में स्थित है। पूर्व जो व्याख्या में तो केवल देश का अर्थ वाचक होना चाहिए, लेकिन इनके अनुसार पूर्व में स्थित देश का वाचक होने पर यदि उस शब्द के आदि में आदि अच जो है उसके एंग है तो उसकी वृद्ध संज्ञा होगी। तो यहाँ पर देखिए एणी पचन भोजकट गोनर्द ये तीनों ही जो हैं शब्द ऐसे हैं जो स्थानवाचक भी हैं और पूर्व में स्थित हैं। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको प्रत्यय वृद्ध संज्ञा होने के बाद इनको छ प्रत्यय हो जाएगा। और सूत्र में एंग इति किम, इसके विषय में अभी हमने आपको बताया। इन्होंने पुनः जो है दूसरी व्याख्या में भी आही छत्र और कान्यकुब्ज नाम दिया है। तो इनके अनुसार देखिए आही छत्र और कान्यकुब्ज जो है, जो कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इनके अनुसार इनसे प्रत्यय इनकी वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। और प्राचाम इति किम, तो प्राचाम कहा उन्होंने पूर्व में स्थित होना चाहिए। ये दूसरी व्याख्या के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी व्याख्या के अनुसार यहाँ पे आही छत्र और कान्यकुब्ज इन दोनों के इनकी वृद्ध संज्ञा क्यों नहीं की गई है? इनकी वृद्ध संज्ञा इसलिए नहीं की गई कि यद्यपि ये देश के वाचक हैं, लेकिन ये पूर्व प्रदेशों में नहीं आते हैं, उत्तरवर्ती प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसलिए इनसे इनकी वृद्ध संज्ञा ना होकर इनकी जो है वो वृद्ध जिसकी ओर च प्रत्यय नहीं हुआ है और अण प्रत्यय होकर ये बना है। अब देखिए सूत्र में ये भी कहा ना प्राचाम, तो इन्होंने प्राचाम का अर्थ क्या लिया? इन्होंने प्राचाम का अर्थ लिया पूर्व में स्थित प्रदेश। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण दिया, देवदत्तो नाम वाहिकेशु ग्रामः। देवदत्त, देखिए देवदत्त एक मनुष्यों का नाम भी है, परंतु देवदत्त एक प्रदेश का नाम भी है और वो वाहिक देश में, वाहिक भी महाभारत काल में पंजाब के आरठ देश का नाम जो है वो वाहिक था। तो पंजाब भी उत्तर में आता है, उत्तर में स्थित है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देवदत्त यद्यपि प्रदेश का नाम है, लेकिन वो भी उत्तर में है, पूर्व में नहीं है, इसलिए इसकी भी वृद्ध संज्ञा नहीं होगी और च प्रत्यय नहीं होगा। अब प्राचाम इति देश विशेषणम न विकल्पार्थम इति दर्शयति। तो इस सूत्र के अनुसार जो दूसरी व्याख्या की गई है वो प्राचाम शब्द देश का विशेषण है, विकल्प के लिए नहीं प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि प्राचाम मतेन अविवक्षितवाद आख्यातम भवति, मतलब कि ये विकल्प के रूप में इसकी विवक्षा नहीं है, कहने की इच्छा नहीं है। अब इसी संदर्भ में एक वार्तिक हमारे सामने है, या इससे पूर्व में आपको ये जो शब्दों की निष्पत्ति हुई है उसके विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से बने। तो जैसे एणी पचन की वृद्ध संज्ञा अभी मैंने बताई, और वृद्ध संज्ञा होने पर वृद्धा छ सूत्र द्वारा छ होगा, और छ होने के बाद फड खच खाम प्रत्यादि नाम जो आयन ये नी यह फड खच खाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र से जो हमारे पास छ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ईय हो जाएगा। तो एणी पचन और ईय, छ के स्थान पर ईय हो जाएगा। न के अ को यस्येति च से लोप हो जाएगा, तो एणी पचनीय बनेगा। इसी तरह से भोजकट से भी छ प्रत्यय लगकर भोजकटीय बनेगा। गौनर्द से भी छ प्रत्यय लगकर ही बनेगा। छ प्रत्यय क्यों हुआ मैंने अभी आपको बताया
इसकी वृद्ध संज्ञा है। वृद्ध संज्ञा क्यों हुई, ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया है। अब इसके बाद जो है आपके पास एक वार्तिक आता है, और वो वार्तिक किस संदर्भ में है? अभी मैंने आपको बताया कि देवदत्त शब्द किसी प्रदेश का वाचक भी है और वो किसी नाम का भी वाचक है। देवदत्त नाम के व्यक्ति भी होते हैं। तो क्या देवदत्त प्रदेश के वाचक की ए से आरंभ होने के कारण वृद्ध संज्ञा का विधान किया, और वो उसको नहीं हो पाया क्योंकि देवदत्त जो है वो बाहिक देश में स्थित है, जो कि पूर्व में नहीं है, तो वहाँ पे अण प्रत्यय ही होता है। लेकिन एक वार्तिक हमारे सामने है जिसके अनुसार यदि देवदत्त किसी व्यक्ति के नाम के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ उसकी विकल्प से वृद्ध संज्ञा कर देनी चाहिए। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। जब भी हम प्रयोग में देखेंगे कि हमें दैवदत्तः प्रयोग किया गया है, तो वो दैवदत्तः यदि वो किसी ग्राम या किसी स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वहाँ पर अण प्रत्यय स्थानवाचक होने के कारण सामान्य रूप से होगा। अब देवदत्तीय शब्द यदि प्रयुक्त होता है तो छ प्रत्यय होता है, और इसका अर्थ है कि ये शब्द किसी स्थान के लिए या किसी देश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देवदत्त शब्द किसी के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाती है। और इसी के लिए वार्तिक है वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या। यदि किसी का नाम है देवदत्त तो उसकी वृद्ध संज्ञा जो है वो हो जाती है। तो इस वार्तिक से यहाँ देवदत्त नाम के व्यक्ति, तो देवदत्त नाम के व्यक्ति के लिए यदि हम इसका देवदत्त से उत्पन्न होने वाला या देवदत्त से संबद्ध, तो उसके लिए यदि हम करते हैं तो वो देवदत्तीय रूप भी हमारा बन जाएगा। तो देवदत्त से छ प्रत्यय, वृद्ध संज्ञा होने से छ प्रत्यय और ये करके देवदत्तीय बनेगा, और विकल्प से होता है इसलिए दैवदत्ता भी बनेगा। तो देखिए देवदत्त शब्द से दैवदत्तः रूप यदि हम बनाते हैं तो हमें ये प्रसंग देखकर हमें ज्ञात होना पड़ेगा कि ये देवदत्त शब्द जो दैवदत्त प्रयुक्त हुआ है ये देवदत्त प्रदेश में होने वाला इस अर्थ में है या देवदत्त नामक किसी व्यक्ति से संबंधित है इस अर्थ में है। तो ये हमारा संदर्भ से हमें ज्ञात हो जाता है। अब हम इस संदर्भ में अगला सूत्र करेंगे। काश्यादिभश ठई ठौ, ये सूत्र देखिए, काश्यादिभश भ्यश ठई ठौ। तो काश्यादिभ्य काशी आदि, तो काशी आदिभ्य ये इनको हम संधि विच्छेद करेंगे। तो काश्या को काशी और जो है आदि, काशी और ई और आ मिलकर तो या बन जाते हैं। तो काश्यादिभ्य और भ्य विसर्ग है, फिर उसके बाद उसको स के स्थान पर श हो जाता है स्टूनाष्टू से, क्योंकि ठ है उसके परे टवर्ग का योग है। तो यहाँ पे श का योग टवर्ग से है, तो इसलिए यहाँ पे वो जो है वो हल संधि भी होकर यहाँ पे रूप बनेगा। और इसलिए जब हम इसको अलग करेंगे तो काशी आदिभ्यः ठय ङिठौ, ठय और ङिठ दो प्रत्यय हैं और इनको अगर एक साथ लिखते हैं तो द्विवचन होगा, ठय च ङिठ च, और उसके बाद जब हम इनको दोनों को मिलाते हैं तो ठय ङिठौ ये रूप द्विवचन में प्रयोग होता है द्वंद्व समास करके। तो अब इस सूत्र का अर्थ क्या है इसको हमें समझना है कि काशी इत्येवम् आदिभ्यः ठय ङिठ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। काशी आदि गण में पढ़े गए। आचार्य पाणिनि का गण पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य पाणिनि की शैली ही है कि उन्होंने संक्षेप के लिए उन्होंने सूत्र दिए हैं, और उन सूत्रों में संक्षेप करने के लिए जो शब्द दिए गए हैं उनसे संबंधित उन्होंने पाठ भी दिए हैं। कहीं धातु पाठ दिए हैं, कहीं उन्होंने गण पाठ दिए हैं। तो यहाँ पे जो है गण पाठ के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि काशी आदि गण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं उनसे ठय प्रत्यय और ङिठ ये दो प्रत्यय होते हैं शैषिकौ, शेष अर्थों में।
शेष अर्थों में मैंने आपको बता दिया है, तथा जाता, तथा आगता, तत्र भवा, ये सारे शेष अर्थ हैं, पूर्व जो बताए गए उन अर्थों से भिन्न अर्थ। अब इसमें, इस सूत्र में जो ठय है और ईंठ है, इनसे क्या परिवर्तन आता है, ये मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।